द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। इस एपिसोड में हम जिक्र करेंगे बीजेपी के उन खलीफाओं का जिनके गढ़ में पार्टी को करारी हार मिली है, यानी बीजेपी को करारी हार मिली है और अब इन खलीफाओं के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। थोड़े बहुत ही सही, बहुत बड़े बड़े खलीफा हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन पार्टी के अंदर खाने आवाज तो उठ ही सकती है कि आप तो चूक गए। आज नहीं तो एक साल बाद ही सही, मगर इन खलीफाओं को इस हार का खामियाजा या नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। इन लोगों के नाम हैं अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। पार्टी अध्यक्ष, एक ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और चौथा सबसे बड़ा चाणक्य, देश का गृह मंत्री। एक एक करके इन सबकी हार का हम जिक्र करेंगे। इन खलीफाओं के फिसड्डी होने का बायोडाटा आपके सामने खुलकर रखेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया इस हार पर बेशर्मी का पर्दा डालकर इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ज़हीन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता भाजपा के हाथ से निकल चुकी है। राज्य की 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ। 40 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और सत्ता में बैठी बीजेपी को किक आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन ये हार सिर्फ पार्टी की, सिर्फ बीजेपी की हार नहीं, बल्कि उसके खलीफाओं के फिसड्डी साबित होने का दस्तावेज भी बताऊंगा। हिमाचल के हमीरपुर को, आप जिले को, इसको ले लीजिए। अनुराग ठाकुर साहब केंद्रीय मंत्री यहां से आते हैं। उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के धूमल साहब, वो भी यहीं से आते हैं। ये अनुराग ठाकुर और उनके पिता का गढ़ है और यहां बीजेपी धूल चाट गई है। उनके लोकसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कभी भी कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ रहता था और इस गढ़ में 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। 10 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 5 सीटों पर ही भाजपा संतोष कर पाई है। 5 सीटें यानी कांग्रेस से आधी उसके खाते में आई हैं, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी वालों को भी नकार दिया गया, निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। अब बताइए, सबका साथ सबका विकास। जिन सीटों पर भाजपा हारी है उनमें अनुराग ठाकुर के पैतृक क्षेत्र भोरंज, आवासीय इलाके हमीरपुर और उनके पिता प्रेम सिंह धूमल, जो पुराने पूर्व मुख्यमंत्री रहे पिछली 2017 से पहले वाली सरकार की, उनकी सीट सुजानपुर भी शामिल है। 2017 में जो सरकार बनी उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले धूमल साहब थे। इस सिलसिले में भोपाल समाचार पत्र लिखता है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया गया है, उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से हटाने की मांग की जा रही है। अखबार लिखता है कि लोगों का कहना है कि अगर अनुराग ठाकुर नहीं होते तो हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड बनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, यानी दोबारा फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती। जैसे उत्तराखंड में उसने इस मिथक को एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी के मिथक को तोड़ दिया, दोबारा फिर से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे ही जयराम ठाकुर बनते मुख्यमंत्री, लेकिन ये हो न सका। ट्विटर पर अनुराग ठाकुर ट्रेंड कर रहा है। लोगों का कहना है कि अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करके रखा हुआ है। ट्रेंड तो जेपी नड्डा साहब भी हो रहे हैं, उनकी बात बाद में है। लोग कहते हैं कि अनुराग ठाकुर के प्रभाव क्षेत्र वाली 17 में से 15 सीटें इन्होंने लिखा, हालांकि 12 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारी है। हिमाचल प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ वोट किया है। लोगों का इल्जाम है कि अनुराग ठाकुर को हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है। उन्हें हिमाचल प्रदेश की जनता की फिक्र नहीं थी, यानी अनुराग ठाकुर के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वो रोए भी थे, अपने पिता का जिक्र करते हुए। किसको याद नहीं है, लेकिन ये खलीफा रोए या दम भरे या गोली मारो सालुको वाले नारे लगाए, अपने गृह राज्य में फिसड्डी साबित हो गए। खैर, अब बात बीजेपी के खलीफा नंबर 2 यानी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरी जगह हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में गए, गुजरात भी गए, सब जगह गए, लेकिन अपने ही राज्य हिमाचल में बीजेपी को नहीं जिता पाए। यानी वो भी अपने गृह राज्य में फिसड्डी साबित हुए, जैसे अनुराग ठाकुर हुए। बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरा धन बल, कहता है विपक्ष, धन बल मशीनरी सब लगा दी थी। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे या और खलीफा इस चुनाव में प्रचार करते नजर आए थे। मोदी साहब भी गए थे, अमित शाह साहब भी गए थे, योगी साहब भी गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे। नड्डा ने इस चुनाव को अपनी साख का सवाल बना लिया था, अपनी साख दांव पर लगा दी थी, लेकिन वो साख कांग्रेस की बंपर जीत ने धूमिल कर दी। नड्डा फ्लॉप साबित हो गए और अब उनके बारे में गंभीरता से सोचा जा रहा है कि जो शख्स
ना गृह राज्य ना बचा सका, वो भला पार्टी को आगे कैसे ले जाएगा और दूसरे राज्य कैसे जिताएगा। बात सबसे इंपॉर्टेंट खलीफा नंबर 3 यानी बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले अमित शाह साहब की। ये एक नहीं बल्कि 3 जगह फ्लॉप साबित हुए पिछले 4 दिन। पहला हिमाचल में, दूसरा दिल्ली के एमसीडी चुनाव में और तीसरा यूपी की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में, जिसमें 1 लोकसभा 2 विधानसभा सीट शामिल है। चुनाव की रणनीति अमित शाह बनाते हैं ऐसा माना जाता है, और अगर पार्टी 3 राज्यों में से 2 जगह बुरी तरह पिट जाए और उपचुनाव में भी सीटें गंवा दे तो फिर सवाल तो उठेगा कि क्या अब अमित शाह चूकने लगे हैं। वो जनता की परख जो रखते थे, अब वो परख उनकी बिखरने लगी है, वो फेल साबित हो रहा है। हालांकि बीजेपी के पास जश्न मनाने की वजह सिर्फ गुजरात है, लेकिन दिल्ली, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद दबे लफ्जों में ही सही पार्टी के अंदर खाने अमित शाह पर सवाल तो उठेंगे ही कि चाणक्य फ्लॉप साबित हो। चाणक्य नहीं बल्कि एक माहौल था कि अब कांग्रेस के अलावा किसी को वोट देना है। बीजेपी उसमें जीत रही थी और बेवजह अमित शाह को चाणक्य बनाकर पेश किया जा रहा था। खैर, अब बात भारतीय जनता पार्टी के चौथे खलीफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये हजरत भी यूपी में बीजेपी की नाक कटने से बचा नहीं सके और उपचुनाव की 3 सीटों में से 2 सीटें हरवा बैठे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा जो सीट है उस पर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी, इन दोनों की गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया जीत गए। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हरा दिया। हुआ क्या? जीत के लिए क्या क्या किया भाजपा ने? खतौली सीट से भाजपा विधायक रहे विक्रम सैनी की सदस्यता बीते 4 नवंबर को रद्द कर दी गई थी, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर दंगे में मुलव्विस पाए गए थे। आप सबको पता होगा। इसके बाद यहाँ आनन फानन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उपचुनाव घोषित कर दिए। फौरन 5 दिसंबर को उपचुनाव हो गया। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर कोर्ट ने इसी साल 11 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में जो है विक्रम सैनी जो बीजेपी के विधायक थे उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, 10,000 का जुर्माना लगाया था। इसके बाद उनकी विदाई की गई थी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंगे में शामिल पाए गए अपने इस विधायक सैनी का जिक्र ना करके इस सीट पर मुजफ्फरनगर दंगे पर ही वोट मांगते रहे। दंगे पर, आपको याद है, उन्होंने विकास, किसान, किसी भी मुद्दे को नहीं छुआ, ज्यादा बात नहीं करी, मुनासिब ही नहीं समझा, क्योंकि मुजफ्फरनगर या यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट का जो इलाका है वहां मुजफ्फरनगर की बात ना हो, दंगे की बात ना हो, बीजेपी ना करे, बीजेपी के नेता ना करे, हो नहीं सकता। खतौली सीट जो है मुजफ्फरनगर की, यहां पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी से लेकर भाजपा के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक सब पहुंचे, सबने हाजिरी लगाई। लेकिन मुख्यमंत्री ने, योगी ने गन्ने को लेकर कोई बात नहीं की, जो इस इलाके की प्रमुख समस्या है, जबकि वो सिर्फ कवाल कांड, कवाल जानते हैं आप, जहां से 9 साल पहले मुजफ्फरनगर का दंगा भड़का था, कवाल यहीं का इलाका गांव, बस उस कवाल पर बयान देते रहे, बवाल करते रहे, बोलते रहे जबानी। मेरा मानना यह है कि लोग अब दंगों का जिक्र सुनना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। वो महंगाई पर बात सुनना चाहते हैं, बेरोजगारी पर सरकार क्या नीति रखती है, रोजगार कैसे देगी, इस पर बात सुनना चाहते हैं। वो ये पूछना चाहते हैं, जब आप इतने सख्त हो तो आपके राज्य में हमेशा परीक्षा जो होती प्रतियोगी, उसमें पर्चे कैसे लीक हो जाते हैं, नौकरियां आगे कैसे खिसक जाती हैं। योगी और बीजेपी के लिए दूसरा और बड़ा जो झटका था, दोहरा झटका, वो मैनपुरी लोकसभा सीट से आया। यहां उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, आप सब जानते हैं, उनका निधन हो गया, तो मैनपुरी की लोकसभा सीट खाली हो गई। यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भारी वोटों से जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को धूल, कंकड़, कीचड़ सब चटा डाला। बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया था बीजेपी ने, लेकिन सपा ने उन्हें उनकी औकात यहां याद दिला दी। औकात की बात आजकल राजनीति में बहुत, यानी बीजेपी का धन बल कुछ भी काम नहीं आया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कुनबा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहा। वहीं अखिलेश यादव के चाचा जो हैं शिवपाल यादव, उन्होंने दोहरा झटका दिया भारतीय जनता पार्टी को। कई बार जिक्र हुआ कि शिवपाल बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन वो समाजवादी हैं, ठोस। उन्होंने अपनी पार्टी पीएसपीएल, उसका विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया, यानी चाचा और भतीजे का जो दूरियों का सिलसिला था वो खत्म हुआ। यानी जिस परिवार के बिखराव का फायदा बीजेपी यूपी में उठा रही थी, वो फायदा अब एक्सपायर हो गया है। ये डबल झटका बीजेपी के लिए आने वाले यूपी के पंचायत चुनाव में भारी पड़ेगा। तो ये 4 खलीफाओं की कहानी थी। अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी साहब, चारों सड्डी साबित हुए, कहा जा सकता है।
बात सिर्फ गुजरात की इसलिए हो रही है ताकि बात हिमाचल, दिल्ली के एमसीडी चुनाव और उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की ना हो। तो जो गोदी मीडिया नहीं सुनाता वही तो हम लेकर आए। हेडलाइन देख लीजिए, गुजरात में कमाल किया टीवी9 की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास भी होगा, मोदी जी कह रहे हैं। हिमाचल में क्यों आ गए सर? सबका विकास सबका साथ वहां नहीं हो पाया आपका है। लेकिन हुआ क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर को सुनाने का जो मकसद था पूरी खबर को, एमसीडी में शिकस्त के बाद अमर उजाला लिखता है, भाजपा में बदलाव की बयार तेज, संगठन में बड़ा बदलाव कर सकता है केंद्रीय नेतृत्व। ये सब छुपाया जा रहा है आपसे कि अंदर ही अंदर तलवारें खींच चुकी हैं भाजपा की। तो अगर आपको ये स्टोरी दोस्तों पसंद आई हो, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता हम दिखाते हैं, तो आगे इसे शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। हमें बड़ा संबल मिलता है जब आप बताते हैं क्या बेहतर और हो सकता है और कितना बेहतर किया है इस बार। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।